भारत के 20 एम्स में से 12 में एक भी SC/ST का फैकल्टी सदस्य यानी कि उच्च पद पर एक भी व्यक्ति नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मैनुअल एक्सकेवेजिंग यानी हाथ से मैल या कचरा ढोने में लगे 97% लोग अनुसूचित जाति से ही आते हैं। भारत में सफाई की बड़ी बड़ी मशीनें और स्वच्छ भारत के नारे के बीच एक ऐसी सच्चाई दफन है जो रूह कपा देने वाली है। जातिगत पूर्वाग्रह और छुआछूत की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कई बार कानून का डर सामाजिक मान्यताओं के सामने बौना साबित होता है, तो दूसरी ओर समाज की धमनियों में हजारों साल पुरानी जातिगत व्यवस्था का जहर आज भी उतनी ही तीव्रता के साथ प्रवाहित हो रहा है। बगल में कुआं है, ये जहाँ पे लोग अभी नहा रहे हैं, ये किस बिरादरी कुआं है? ये अहिरवार को है। अहिरवार है। तो वहाँ क्या जो उस कुएं वाले हैं इस कुएं पे कभी आते हैं पानी लेने के लिए? ना हम कभी उन पे जाएं ना बेचते हैं। सिर्फ 2024 से 25 के बीच में गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश के आगरा तक दलित दूल्हों को घोड़े से उतारने या पीटने की कम से कम 30 से ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई हैं। आखिरकार क्यों? जेलों में बंद 77% कैदी SC/ST OBC या अल्पसंख्यक समुदायों से आते हैं। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि शहरों में अब जातिवाद नहीं है, वहां पर छुआछूत जैसा कुछ नहीं रहा, लेकिन वहीं पर दिल्ली, गुजरात और मुंबई जैसे बड़े शहरों से दिल दहलाने वाली घटनाएं सामने आती हैं। 15 अगस्त 2022 को जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, वहीं पर जालौर के 9 साल के इंद्र मेघवाल को सिर्फ इसलिए पीट कर मार दिया गया क्योंकि उसने टीचर के लिए रखे घड़े से पानी पी लिया था। जालौर में 9 साल के दलित छात्र की हत्या का मामला अब राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। सीएम गहलोत ने मृतक के परिवार को 5 लाख की सहायता देने का ऐलान किया तो आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर ने सीएम गहलोत पर हमला बोला और कहा सरकार 5 लाख देकर दलित परिवार का मुंह बंद करना चाहती है। भारत का अदृश्य विभाजन अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं वर्तमान में जो उनकी दुर्दशा है उसके लिए हम एक गहरी शोध और रिपोर्ट के साथ एक विस्तृत वीडियो लेकर आए हैं। 21वीं सदी का भारत एक विचित्र ही विरोधाभास के चौराहे पर खड़ा है। एक ओर राष्ट्र विश्व गुरु की आकांक्षाओं के साथ आंतरिक और सूचना प्रौद्योगिकी में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो दूसरी ओर समाज की धमनियों में हजारों साल पुरानी जातिगत व्यवस्था का जहर आज भी उतनी ही तीव्रता के साथ प्रवाहित हो रहा है। आज हम ऐसी रिपोर्टों के कड़वे सच का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसे आधुनिकता की चकाचौंध अक्सर दबा देती है। ये उनकी पूजा ना हम कभी उन पे जाएं ना बेचते हैं। कौन जात है मैडम? शौचालय नहीं है और स्कूल ही नहीं है। भारत के संविधान अनुच्छेद 17 ने छुआछूत का अंत कर दिया था, परंतु धरातल पर आंकड़े और घटनाएं एक ही कहानी बयां करते हैं। ये जो बगल में कुएं हैं, अगर यहाँ पानी भरेंगे बहते हैं वो जो है मतलब वहाँ अगर पानी भरेंगे तो क्या हो जाएगा? देते साहब, देते नहीं देते, मतलब वो ऐसे चलेगा। जब हम भारत के वैश्विक नेतृत्व की बात करते हैं तब राजस्थान की जालौर की 2022 की घटना राष्ट्र के विवेक पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगा देती है, जहां पर 9 साल के इंद्र मेघवाल को महज इसलिए जान गंवानी पड़ी क्योंकि उसने टीचर के लिए रखे मटके से पानी पी लिया था। यह घटना इस भयानक सत्य को उजागर करती है कि आज भी ग्रामीण भारत के कई हिस्सों पर प्यास का भी गोत्र होता है और पानी के स्रोत मानवता के आधार पर नहीं बल्कि जातिगत शुद्धता के आधार पर विभाजित है। जातिगत पूर्वाग्रह और छुआछूत की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कई बार कानून का डर सामाजिक मान्यताओं के सामने बौना साबित होता है। अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत बुनियादी ढांचे की कमी इस संकट को और बढ़ा देती है। सरकारी डेटा के अनुसार देश के 14 राज्यों के 498 जिलों में से केवल 194 जिलों में ही विशेष अदालतों की स्थापना की गई है जो इन मामलों की सुनवाई कर सके। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां इन वर्गों के खिलाफ सबसे अधिक मामले दर्ज होते हैं। यह तालिका स्पष्ट करती है कि भारत के कुछ विशिष्ट राज्यों में ही अनुसूचित जातियों के खिलाफ होने वाले अपराधों का लगभग 81% हिस्सा केंद्रित है। यह केवल आपराधिक आंकड़ा नहीं बल्कि एक समाज का भूगोल है जो बताता है कि विकास की मुख्य धारा से दूर इन क्षेत्रों में आज भी जातिगत वर्चस्व का नंगा नाच हो रहा है। आज
आज भी इन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, आज भी इन लोगों के साथ छुआछूत किया जाता है। यहाँ के लोग से छुआता है, न प्लेट देता है न गिलास देता है होटल में। हम लोग आदमी नहीं हैं कि जानवर है। भारत में सफाई की बड़ी बड़ी मशीनें और स्वच्छ भारत के नारे के बीच एक ऐसी सच्चाई दफन है जो रूह कपा देने वाली है। आज भी गटर या सीवर लाइन में उतरने वाले 10 में से 9 व्यक्ति एक विशेष समुदाय से क्यों होते हैं? सरकारी आंकड़ों के अनुसार मैनुअल एक्सकेवेजिंग यानी हाथ से मैल या कचरा ढोने में लगे 97% लोग अनुसूचित जाति से ही आते हैं। यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक सुनियोजित किया गया हुआ एक जातिगत श्रम विभाजन है जिसे आधुनिक भारत में तकनीकी के बावजूद भी कुछ लोगों ने बनाए रखा है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की 2024 से 25 की रिपोर्ट यह उजागर करती है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों में ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले सफाई कर्मचारियों में 66% से अधिक SC, ST और OBC वर्गों के ही हैं। यह डेटा स्पष्ट रूप से व्यावसायिक रूढ़िवादिता की ओर इशारा करता है, जहां सरकार खुद अनजाने में या जानबूझकर इन वर्गों को पारंपरिक व्यवसाय की ओर धकेल रही है, जिनसे उन्हें मुक्त करने का वादा किया गया था। लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का अर्थ केवल संसद की सीटों का आरक्षण नहीं, बल्कि नीति निर्धारण और प्रशासन के उच्च स्तरों पर भागीदारी भी है। भारत सरकार के नीतिगत निर्णयों की कमान सचिवों के हाथ में होती है। यदि देश की 80% आबादी SC, ST और OBC की है, तो फिर सरकार के शीर्ष 89 सचिवों में से इन वर्गों के सचिवों की संख्या इतनी कम क्यों है कि उन्हें उंगलियों में गिना जा सके? सरकारी आंकड़े और संसद में दिए गए जवाबों के अनुसार दिसंबर 2022 तक 322 वरिष्ठ अधिकारी सचिव और संयुक्त सचिव स्तर में केवल 16 SC और 13 ST श्रेणी के थे, जबकि 254 अधिकारी सामान्य वर्ग के थे। 2024 तक की स्थिति यह है कि सचिव स्तर के पदों पर SC, ST और OBC का प्रतिनिधित्व महज 4 से 5% के बीच सिमटा हुआ है। OBC कोटे के लागू होने से पहले भर्ती हुए अधिकारियों का डाटा अलग से नहीं रखा गया, लेकिन वर्तमान सचिवों में OBC का प्रतिनिधित्व लगभग 0 है। इसका मुख्य कारण प्रवेश उम्र और प्रमोशन की जटिलता बताई जाती है। वंचित वर्गों के छात्र अक्सर सामाजिक बाधाओं के कारण अधिक उम्र में सिविल सर्विस में प्रवेश करते हैं, जिनसे सचिव स्तर तक पहुंचने से पहले ही उनका रिटायरमेंट का समय आ जाता है। पर मुझे तो लगता है कि इस सिस्टम को ऐसा डिजाइन ही कर दिया गया है जिससे कि इसमें उच्च वर्ग का ही वर्चस्व हमेशा के लिए बना रहे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। 2022 में 67,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले एक दशक में बहुत अधिक है। सरकार दावा करती है कि यह वृद्धि जागरूकता और पुलिस की बेहतर कार्यप्रणाली के कारण है, लेकिन कन्वेक्शन रेट सजा दर कुछ और ही कहानी बयां करती है। 2020 में सजा की दर 39.2% थी, जो 2022 में गिरकर 32.4% रह गई। यह गिरावट दर्शाती है कि या तो जांच में लापरवाही बरती जा रही है या फिर अदालतों में गवाहों को डरा धमकाकर मुकरने पर मजबूर किया जा रहा है। जब कानून का डर ही खत्म हो जाए तो सुरक्षा की कागजी गारंटी का क्या मूल? भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार जमीन है, लेकिन भूमि सुधारों की विफलता के कारण आज भी जमीन का मालिकाना हक कुछ ही जातियों के हाथों में सीमित कर दिया गया है। 2011 की जनगणना या बाद के कृषि सर्वेक्षण के अनुसार 71% दलित भूमिहीन है या खेतीहार मजदूर है, यानी दूसरों की जमीनों पर खेती या मजदूरी करते हैं और बदले में उन्हें फसल का कुछ हिस्सा मिलता है। दलितों के पास जो 9% जमीन है, उसमें से भी 92% छोटे और सीमांत टुकड़े हैं, यानी 0 से 2 हेक्टेयर। पंजाब जैसे राज्यों में जहां दलित आबादी 32% है, उनके पास राज्य की मात्र 1 से 2% कृषि भूमि है। आर्थिक गुलामी का एक चक्र ये भी है कि जमीन ना होने की वजह से जमीन के बड़े ठेकेदारों की मजबूरी में ही गुलामी करनी पड़ती है। अंग्रेजों ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट्स के माध्यम से कई समुदायों को पैदाइशी अपराधी घोषित कर दिया था। हालांकि 1952 में
उन्हें विमुक्त कर दिया गया। लेकिन समाज और पुलिस की मानसिकता नहीं बदली। आज भी पुलिस की पहली छापामारी इन्हीं बस्तियों में क्यों होती है? विमुक्त और घुमंतु समुदायों की आबादी लगभग 15 करोड़ है, लेकिन ना तो उनके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हैं और ना ही जाति प्रमाण पत्र, जिसकी वजह से वे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। भोपाल में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि पारधी समुदायों के परिवारों में आत्महत्या दर अधिक है, जिसका मुख्य कारण पुलिस द्वारा दैनिक प्रताड़ना आदि है। हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट आज भी उसी औपनिवेशिक मानसिकता का विस्तार है जो एक पूरे समुदाय को अपराधी के चश्मे से देखता है। भारत का चौथा स्तंभ मीडिया क्या वाकई समावेशी है? ऑक्सफैम न्यूजीलैंडरी की रिपोर्ट हु टेल्स आवर स्टोरी मैटर्स के अनुसार भारतीय मीडिया घरानों के नेतृत्व पदों पर एडिटर प्रोपराइटर पर 80% से अधिक ऊंची जातियों का कब्जा है। 14 प्रमुख टीवी चैनलों के प्रमुख शो के एंकर्स में से 80% ऊंची जातियों के हैं। एक भी दलित या आदिवासी एंकर्स मुख्य धारा के प्राइम टाइम पर नहीं दिखता। न्यूज रूम के लीडरशिप पदों एडिटर इन चीफ, मैनेजमेंट एडिटर पर 100% ऊंची जातियों का वर्चस्व पाया गया। जब खबरें तय करने वाले, डिबेट करने वाले और ओपिनियन बनाने वाले सभी ऊंची जातियों के होंगे तो नीचे के लोगों की समस्याओं को कभी प्राथमिकता नहीं मिलेगी। यही कारण है कि अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की समस्याएं या घटनाएं कभी भी टीवी चैनलों के प्राइम पर नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर न्याय मांगने वाले अपनी जाति के नहीं हैं और तो और एंकरों द्वारा सरकार की मजबूरी तक गिना दी जाती है। और बात जब आरक्षण की विरोध की आती है तो लोगों का आमतौर पर यही तर्क होता है कि जो व्यक्ति आरक्षण के बलबूते पर प्रशासन में बैठा है वह उच्च निर्णय कैसे ले पाएगा, क्योंकि अगर उसमें इतनी ही काबिलियत होती तो वो आरक्षण का सहारा ना लेता। लेकिन जरा सोचिए, एक बच्चा जिसके पास एक अच्छा वातावरणीय कमरा है, माता पिता पढ़े लिखे हैं, बेहतरीन ट्यूशन क्लासेस, अच्छा स्कूल, महंगी किताबें, लैपटॉप, फोन, इंटरनेट सुविधा, उस बच्चों के नंबर की कल्पना कीजिए। वहीं पर उसका कंपटीशन एक ऐसा बच्चा है जो खाली पेट बिना बिजली के अपनी पहली ही पीढ़ी के संघर्ष के साथ पढ़ाई कर रहा है। यह बच्चा जो पढ़ रहा है शायद अपने खानदान में पहला बच्चा होगा जो प्रशासन में जा रहा है। आपके दादा परदादा पहले से ही प्रशासन में बैठे हुए हैं और इसका उदाहरण इस बात से मिलता है कि भारत के 20 एम्स में से 12 में एक भी SC/ST का फैकल्टी सदस्य नहीं है, यानी उच्च पद पर एक भी व्यक्ति नहीं है। पढ़ने वाले छोड़ो, जब पढ़ाने वाले ही एक वर्ग के होंगे तो शिक्षा का विस्तार समावेशी कैसे होगा? भारत की जेलें इस बात का जीवित प्रमाण हैं कि कानून गरीब और पिछड़ों के लिए अधिक कठोर है। NCRB की प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023 के अनुसार जेलों में बंद 77.9% कैदी अंडर ट्रायल है, यानी उन पर जुर्म साबित नहीं हुआ। जेलों में कैदी की बात करें तो 38.5% OBC, 22.4% SC और 10.9% ST। कुल मिलाकर बात करें तो 71.8% कैदी निम्न जाति के ही हैं। जेलों में इन वर्गों की आबादी बहुत अधिक है। इसका कारण महज अपराध नहीं बल्कि न्याय तक पहुंचने का अभाव है। बेल बॉन्ड भरने के पैसे न होना, अच्छे वकील न मिल पाना और पुलिसियत पूर्वाग्रह इन वर्गों के युवाओं को सलाखों के पीछे सड़ा देते हैं। न्याय यहाँ पर केवल उनकी जागीर है जो कानून की जटिलताओं को खरीद सके। जब न्याय सुनाने वाले जजों में एक भी जज नीचे जाति का नहीं होगा तो फैसला उनके पक्ष में कैसे आएगा? 2021 से 26 के बीच उच्च न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति हुई। नियुक्त हुए 593 जजों में से 80% जज ऊंची जाति से ही थे। OBC 13.49%, SC 4.38%, ST 2.36%। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी जरूर बंधी है, लेकिन उसे तराशने वाले हाथ बहुत ही सीमित समुदाय से आते हैं। यह केवल योग्यता का नहीं बल्कि समावेशिता का भी प्रश्न है। वहीं पर उत्तराखंड से खबर आती है कि सरकारी माध्यमिक विद्यालय में रसोइया यानी खाने बनाने वाली के रूप में काम करने वाली एक दलित महिला का
उच्च वर्ग के छात्रों द्वारा प्रदर्शन और 66 में से 40 बच्चों ने उनके हाथ के द्वारा बनाया हुआ खाना खाने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के अनुसार अपने माता पिता के समर्थन से ही वे घर से खाना लाने लगे। सुनीता ने बताया कि 13 दिसंबर को जब मैंने स्कूल में कार्यभार संभाला था तब सभी छात्रों ने बिना किसी समस्या के भोजन किया था, लेकिन मुझे अगले दिन यह देखकर सदमा लगा कि उन्होंने मेरे हाथों द्वारा बनाया हुआ खाना खाने से इनकार कर दिया। बच्चों के अभिभावकों ने ही उन्हें खाना न खाने के लिए कहा है। विडंबना ये है कि ये 2026 में हो रहा है, ये 21वीं सदी में हो रहा है कि कोई कहीं पर किसी के हाथ का खाना नहीं खा रहा है तो कहीं पर ऊंची जातियों द्वारा दलित दूल्हे को घोड़े से उतारा जा रहा है। सिर्फ 2024 से 25 के बीच में गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश के आगरा तक दलित दूल्हों को घोड़े से उतारने या पीटने की कम से कम 30 से ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई हैं। हम लोग अक्सर यह तर्क देते हैं कि शहरीकरण ने जातिवाद को खत्म कर दिया क्योंकि शहरों में लोग एक दूसरे की जाति नहीं जानते, लेकिन दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में मकान मालिक किराएदार की क्षमता जानने से पहले उनका सरनेम पूछते हैं। शोध बताते हैं कि किराए के बाजार में मुस्लिम और दलित समुदायों के प्रति स्पष्ट भेदभाव विद्यमान है। यह भेदभाव केवल व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं है, बल्कि यह शहरों के भीतर अलगाववाद को जन्म देता है। इसी भेदभाव के कारण शहर में अभी कुछ समुदायों को मजबूरन ही झुग्गी झोपड़ियों में निवास करना पड़ता है। शहरी आधुनिकता एक आवरण है जिसके पीछे आज भी वही पुरानी मानसिकता पनप रही है। यदि हमें वास्तव में भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें इन कड़वे सत्यों का सामना करना होगा। केवल आर्थिक विकास से जातिवाद खत्म नहीं होगा। इसके लिए सत्ता का हर अंग एक्टिव होना चाहिए। प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, अगर सब मिलकर यह काम करें तो शायद सदियों पुरानी इस जड़ को हम उखाड़ फेंकेंगे। अंततः मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही तथ्य को उजागर करते रहते हैं। और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।